नमस्कार बच्चों। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक स्पर्श इसकी जो कविता है, अगली कविता कर चले हम फिदा, इस कविता को समझेंगे, जो कि कैफी आजमी जी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही बहुचर्चित कविता है, जिसका उपयोग फिल्मों में भी किया जा चुका है। बहुत सारे बच्चों ने ये गाना सुना भी होगा, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये कविता जो है वो ये वही वाला गाना है जिस गाने को हमने सुना है। तो हम कविता की ओर आगे बढ़ेंगे। कविता में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कैफी आजमी के बारे में थोड़ी बातें जान लें। कैफी आजमी का जन्म 19 जनवरी सन 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजमा नामक गांव में हुआ था। कैफी आजमी का परिवार कलाकारों का परिवार था, यानी यहाँ इनके घर में लगभग सभी लोग कोई ना कोई कलाकार थे। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे। इनकी पत्नी शौकत आजमी और बेटी शबाना आजमी प्रसिद्ध अभिनेत्रियां हैं। शबाना आजमी को मुझे लगता है बहुत सारे लोग जानते हैं, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं और आज भी फिल्मों में कभी कभी दिखाई देती हैं। कैफी आजमी को भी फिल्मी दुनिया में काफी नाम और प्रसिद्धि मिली। इनकी साहित्य सेवा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ साथ अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 10 मई सन 2002 में इनका निधन हो गया था। यानी कि इनका नाम भी जो फिल्मी दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध है और इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले, जिसमें साहित्य पुरस्कार से भी इनको पुरस्कृत किया गया और इनकी मृत्यु 10 मई 2002 को हो गई। अब इस गीत में, इस कविता में, इस कविता का सार क्या है इसको हम जान लें। कर चले हम फिदा कैफी आजमी द्वारा लिखित एक देशभक्ति पूर्ण गीत है। इस गीत में उन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान देने वाले सैनिकों के हृदय की आवाज को सुंदर अभिव्यक्ति दी है। सैनिकों ने देशवासियों को भी देश पर मर मिटने की प्रेरणा दी है। यानी कि वो देशभक्त जो कि देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं, वो अपने आगे आने वाले और देशभक्तों से ये कहते हैं कि जिस तरह हमने अपनी जान गंवा दी इस देश के लिए, तुम लोग भी अपने देश को संभाल के रखना। इस देश पर अगर मरना मिटना पड़े तो उससे जरा भी पीछे मत हटना। और ये जो कविता है वो सन 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखे इस गीत में सैनिक कहते हैं। यानी कि इस कविता की जो पृष्ठभूमि है वो 1962 में जो भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था उस पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। तो देश की रक्षा करते हुए दुश्मन से लड़ते लड़ते जब उनकी मृत्यु समीप थी तो भी उन्होंने दुश्मनों को खदेड़ना जारी रखा और उन्होंने देश की शान को बचाए रखने के लिए अपना बलिदान दे दिया। यानी उस पृष्ठभूमि की बात करते हुए कवि कहते हैं कि जो देशवासी जो देश की रक्षा करते करते मृत्यु को प्राप्त हुए, उन्होंने अपना जीवन बलिदान करने के बारे में जरा भी नहीं सोचा और हमेशा ये सोचा कि भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन जो दुश्मन है वो हमारी जमीन से उसको खदेड़ा जाना आवश्यक है। और इसी पृष्ठभूमि को लेते हुए इस गीत को, इस कविता का लेखन किया गया। तो पाठ में आगे बढ़ने से पहले, कविता में आगे बढ़ने से पहले हम शब्दार्थ जान लें। फिदा यानी कि न्योछावर, हवाले यानी कि सौंपना, रुत मौसम, हुस्न सुंदरता, रुस्वा बदनाम, खून खून, काफिले यात्रियों का समूह, फतह जीत, जश्न खुशी मनाना, नब्ज नाड़ी, कुर्बानियां बलिदान देना, जमीन जमीन, लकीर रेखा। तो हम देख सकते हैं कि सारे जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं उर्दू फारसी के लिए हुए शब्द हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो कवि है वो मुस्लिम थे, तो वो ज्यादातर उर्दू फारसी के शब्द ही इस्तेमाल करते थे, उसी का प्रयोग करते थे। पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो
तो जैसा कि हमने शब्दार्थ में देखा था कि फिदा का मतलब होता है न्योछावर करना, अपनी जान न्योछावर करना। नब्ज यानी कि हमारी जो नाड़ी होती है जिसको हम नब्ज बोलते हैं। फिर आगे आते हैं तो बागपन, यानी कि जो हमारे जवानी का जोश होता है, जो हमारी जवानी के दिनों में हमारे अंदर जो साहस होता है, इसको बोला है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कहते हैं कि युद्ध भूमि में सैनिक देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करते समय अपने अन्य साथियों से कहते हैं कि हम तो देश की रक्षा के लिए अपना शरीर और अपना प्राण न्यौछावर करके इस दुनिया से जा रहे हैं। अब यह देश हम तुम्हारे हवाले किए जा रहे हैं, तुम भी इसकी इसी तरह से रक्षा करना जिस तरह से हमने की। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। देशवासी, वो जो वीर सिपाही है, वो कहते हैं कि हमारी सांसें अब रुकने लगी हैं और ठंड के कारण जो नाड़ियां हैं वो जमने लगी हैं, फिर भी हमने अपने कदमों को आगे बढ़ने से कभी नहीं रोका है। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, शत्रु से लड़ते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि हमने हिमालय पर्वत के सिर को कभी भी झुकने नहीं दिया। अर्थात यहाँ पे हिमालय पर्वत की बात नहीं हो रही है। हिमालय पर्वत के आधार पे इस देश के इस राष्ट्र के गौरव तथा सम्मान की बात की जा रही है कि भले ही हमने अपना सिर कटवा लिया, लेकिन हमने अपने देश की जो गरिमा है, अपने देश का जो सम्मान है, उसको कभी किसी के सामने झुकने नहीं दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और वो कहते हैं कि अंतिम समय तक भी हमने अपनी हिम्मत और साहस, अपने बागपन को नहीं छोड़ा, और अब हम जा रहे हैं और हम इस देश को तुम्हारे हवाले किए जा रहे हैं, तो उसका तुम ऐसे ही ख्याल रखना जिस तरह से हमने रखा है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, बेजवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। रुत का मतलब होता है कि मौसम, हुस्न जिसको आप कह सकते हैं कि सौंदर्य। तो यहाँ पे हुस्न का मतलब कि ये जो हमारे देश का सौंदर्य है, हमारे प्रकृति का सौंदर्य है, उससे इसकी तुलना की जा रही है। खून यानी कि खून। तो कवि कहते हैं कि युद्ध भूमि में जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। युद्ध भूमि में उपस्थित सैनिक जो हैं वो कह रहे हैं अन्य सैनिकों से कि जीवित रहने के लिए तो हमें अनेक अवसर मिलते हैं, जिंदा रहने के लिए, जीते रहने के लिए तो हमें अनेक अवसर प्राप्त होते हैं, लेकिन अपने देश के लिए मर मिटने का जो अवसर है वो हमको हर रोज प्राप्त नहीं होता, और जब हमको ये प्राप्त हो तो हमको इस मौके को, इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वे जवानी जो खून में नहाती नहीं। जवानी की अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें सौंदर्य, प्रेम और जोश जो है वो चरमोत्कर्ष पर होता है, सबसे ऊपर होता है। तो कहते हैं कि यदि उस जवानी में भी देश की रक्षा करते हुए हमारा खून नहीं बहा, तो फिर हमारी ये जो जवानी है और ये जवानी का जो सौंदर्य है, ये सब व्यर्थ है, बेफिजूल है, अगर हमने अपने खून को इस देश की रक्षा के लिए, इस देश को बचाए रखने के लिए हमने अगर अपने खून को नहीं बहाया तो। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज हमारे लिए जो धरती है ये हमारी दुल्हन के समान है। मतलब कि कवि ने इस धरती को दुल्हन की उपाधि यहाँ पे दी है। जिस प्रकार नई नवेली दुल्हन के लिए उसका जो जो दूल्हा होता है वो सर्वस्व अपना न्यौछावर कर सकता है, वो अगर कुछ भी करे, उसके ऊपर कोई भी आँच आए तो वो किसी तरह से अपने दुल्हन की रक्षा करता है। इसी प्रकार बोला है कवि ने कि ये धरती जो है वो आज दुल्हन बनी हुई है और इसकी रक्षा करते करते मैं तो अब गुजर गया, मैं तो अब जा रहा हूँ, लेकिन अब तुम इसको अपनी दुल्हन समझ के और इस धरती की रक्षा उसी तरह से करना ताकि इस पर कोई आँच ना आने पाए। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले।
जीत का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियां यानी कि जो रास्ता होता है, कुर्बानियों का रास्ता, वो वीरान नहीं होना चाहिए, यानी कि सुनसान, खाली खाली नहीं होना चाहिए। तो कवि कहते हैं कि बलिदानी जो होते हैं वो ये कहते हैं कि हे सैनिकों, हे मेरे साथियों, हमने देश के लिए जो बलिदान दिया है उसकी राह कभी भी सूनी नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये जो कुर्बानियों की राह हमने बनाई है, इस राह को कभी सुनसान मत होने देना, इस राह को कभी वीरान मत होने देना। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के नए नए काफिले, नए नए जत्थे तुम तैयार करते रहना और आगे बढ़ते रहना। जिंदगी का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। तो ये कहते हैं कि जिस तरह से हमने बलिदान दिया और हमेशा सहर्ष आगे बढ़ते रहे, उसी तरह से तुम भी ये अपनी जान की परवाह किए बिना इस बलिदान का जो उत्सव है, इस जश्न को, इस उत्सव को तुम मनाते रहना। मतलब इसका आशय यह है कि बलिदान के पथ पर हमने जो विजय प्राप्त की है, हमने जो विजय प्राप्त करने की कोशिश की है, वो उस विजय को प्राप्त करने की तुम भी कोशिश करते रहना। और कहीं ना कहीं इस मृत्यु के बाद वो जश्न हमको प्राप्त होगा, और हम जहां कहीं भी होंगे वहां से इस जश्न को देख के हम वहां भी खुश हुआ करेंगे। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि कहते हैं कि वो बोलते हैं कि मेरे साथियों, देश के लिए मर मिटने का अवसर आ गया है, अब तुम अपने बलिदान के लिए तैयार हो जाओ। हम तो बलिदान हो गए और जा रहे हैं इस दुनिया से, अब तुम भी अपने सिर पे कफन बांध के चलो, यानी मृत्यु का भय छोड़ो और अपने देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ो। खींच दो अपने खूह से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अर्थात कवि बोलते हैं कि देश के लिए शहीद होने वाले सैनिक मृत्यु को गले लगाने से पहले अन्य सैनिकों को संबोधित करते हुए यह कहते हैं कि जिस प्रकार लक्ष्मण ने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी ताकि रावण वो पार कर न पाए, वो तो सीता जी ने पार कर लिया तो रावण ने अपहरण कर दिया, लेकिन रावण के बस के बाहर था कि वो उस लक्ष्मण रेखा को पार कर पाता। तो बोलते हैं कि जिस प्रकार लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, उसी प्रकार तुम एक लक्ष्मण रेखा खींच दो और ऐसा करो कि तुम्हारी जो धरती माता है, जो सीता मैया के समान पवित्र है, उसको कोई छू भी ना पाए, उसको कोई हाथ भी ना लगा पाए। और उस सीता का दामन जैसे कोई लक्ष्मण रेखा को पार करके नहीं छू सकता था, इसी प्रकार तुम्हारी इस धरती माता को कोई छू भी ना पाए। अब तुमको ही राम बनना है, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुमको ही राम बनना है और तुमको ही लक्ष्मण भी बनना है। और अगर कोई रावण आता है सीता को छूने के लिए, सीता के दामन को मलिन करने के लिए, तो वहां पे डटकर उसका मुकाबला करो। और अब हम तो अपने प्राणों का बलिदान दे रहे हैं, अब हम ये देश तुम्हारे हवाले किए जा रहे हैं और अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। अर्थात इस कविता से हमको ये समझ में आता है कि किस प्रकार जब भारत चीन का युद्ध हुआ था तो देशवासियों ने अपने प्राण त्याग दिए, और किस प्रकार से उन्होंने आगे भी देशवासियों को, अपने साथियों को ये संदेश दिया कि अगर देश के लिए बलिदान देना पड़े, इस देश की इज्जत और मर्यादा को बचाए रखने के लिए अपनी मौत को भी गले लगाना पड़े, तो उसको अवश्य लगाना चाहिए। जो कि ये बहुत सुंदर कविता थी और ये कविता यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।